हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस अकेडमी कांदला में। मैं रोहित कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम हिंदी का जो है रिवीजन कर रहे हैं। आप सभी को पता है यूपी का एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसीलिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस मेरे साथ साथ भी हिंदी का क्या करना है, रिविजन कर लेना है। ठीक है, कल जो हमने वीडियो में पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था अपना कुछ वर्णमाला के कुछ टॉपिक्स थे, उनको पढ़ा था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सबको वो चीज़ें समझ में आई होगी। आज जो हम बात करेंगे उससे, जहां कल हमने वीडियो समाप्त किया था उससे आगे ही स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन कल जो है हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। हमने कल जो है हिंदी भाषा की लिपि पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी भाई? हमने लिपि के बारे में डिस्कस किया था। लिपि क्या है? देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है भाई? देवनागरी है। इसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर देवनागरी को हमने अपनी जो लिपि है इसको कितने भागों में बांट दिया था भाई हमने? इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया था। किस किस में? एक तो हमारे पास था क्या, वर्णात्मक। क्या था भाई? वर्णात्मक। ठीक है, और एक हमारे पास था अक्षरात्मक। ठीक है, लिपि को दो भाग में बांटा था, वर्णात्मक और अक्षरात्मक। मैंने ये भी बताया था कि लिपि होती क्या है। लिपि किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है इसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया था, इसमें हमने पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है भाई? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ठीक है, इसमें एक पाठ और हमने पढ़ा था कि भाषा के लिखित रूप को क्या कहते हैं? उसको भी हम कहते हैं क्या? वर्ण कहते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि भाई जो वर्ण है, वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि वर्ण को हमने कितने भागों में बांट रखा है भाई? दो भागों में बांट रखा है। किस किस में? स्वर और व्यंजन। ठीक है भाई, अब स्वर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि मात्राओं के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है। मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या 10 होती है। वैसे कुल स्वर कितने होते हैं? कुल स्वर की संख्या भी मैंने आपसे डिस्कस की थी, कितनी होती है? 11 होते हैं। यही मूल होते हैं। इन 11 का ही हमारा वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, फिर हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था, पहला टॉपिक हमारा क्या था कि उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है भाई, उत्पत्ति के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, ये पढ़ा था हमने। तो उत्पत्ति के आधार पर भी स्वर को कितने भागों में बांटा गया था भाई? दो भागों में बांटा गया था। एक तो मूल स्वर था, मूल स्वर, या इसी को हमने क्या कहा था? लघु स्वर। ठीक है, क्या कहा था भाई? लघु स्वर कहा था। और दूसरा हमारा था दीर्घ स्वर, या क्या कहा था भाई हमने? संधि स्वर। ये हमने डिस्कस कर लिया था कि मूल स्वर हमारे पास कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं। और जो संधि स्वर या दीर्घ स्वर होते हैं वे 7 होते हैं। फिर यहीं से कब पढ़ा था हमने कि जो दीर्घ स्वर है, जो हमारे संधि स्वर है, इनको हमने दो भागों में बांट लिया था। किसमें? सजातीय स्वर, सजातीय स्वर, और दूसरा हमने पढ़ा था विजातीय स्वर। विजातीय स्वर। ठीक है, हमने सजातीय स्वर की संख्या भी पढ़ी थी, कितनी होती है? 3 होती है। और विजातीय स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये 7 थे तो 3 ये थे, 3 ये थे। ठीक है, यहां तक हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। आज जो हम इससे आगे लेकर चलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये बातें यहां तक का आपके मैंने जो कल पढ़ाया था उसका रिवीजन कराया है बस। ठीक है, उससे आगे हम चलते हैं। हम जा स्वर का जो सेकंड वर्गीकरण है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई, आज हम सेकंड वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, नंबर 2। क्या पढ़ेंगे भाई? कल पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर, आज पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर। ठीक है भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने टाइप से किया जाता है। तो उच्चारण के आधार पर इसमें लिखेंगे उच्चारण के आधार पर स्वर को 3 भागों में, कितने भागों में भाई?
तीन भागों में बांटा गया है। वे कौन कौन से है तीन भाग, उसकी बात करते हैं। हमने उच्चारण के आधार पर स्वर को कितने भाग में बांट दिया भाई, तीन में। तो ये तीन कौन कौन से पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है भाई, पहला देखते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लघु स्वर। ठीक है, दूसरा हमारे पास था दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर या से कहेंगे संधि स्वर। ठीक है भाई, और तीसरा जो पार्ट हमने किया था वो क्या था भाई, तीसरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर हमें स्वर को कितने भागों में बांट दिया है, लघु, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, इसमें आपको अच्छे से याद रखना है। अब लघु स्वर यानी कि हाथ स्वर हमारे होते क्या है, इसमें लिखेंगे। इसमें लिखेंगे जिन स्वर का उच्चारण, स्वर का उच्चारण, जिन स्वर का उच्चारण करने में कम से कम, क्या होगा भाई, कम से कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, आपने पीछे भी पढ़ रखा है इसको, कितनी होती है भाई, इनकी संख्या 4 होती है। वे होते कौन कौन से हैं, ए, ई, उ और री। ये होते हैं हमारे पास कितने भाई, 4 होते हैं। बात करते हैं दीर्घ स्वर की। ये हमारा हो गया क्या, लघु स्वर। बात करेंगे दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर क्या होता है, इसमें लिखेंगे जिन स्वर का उच्चारण करने में, जिन स्वर का उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, ठीक है भाई, उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें हम क्या कह देते हैं भाई, दीर्घ स्वर कह देते हैं। क्लियर है बात, कि दीर्घ स्वर क्या होता है, जिनको बोलने में हमें अधिक समय लगता है, वही हमारे क्या होते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे इनकी संख्या कितनी हो जाएगी भैया, इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है, मैंने आपको बताया था। कौन कौन सा होगा, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है भाई, ये 7 होते हैं हमारे पास। इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। समझ गए दीर्घ स्वर क्या होता है। बात करते हैं प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर होता क्या है, याद रखना, प्लुत स्वर आपको ऐसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। कहाँ इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारे पास प्लुत स्वर है उसका प्रयोग किसी को पुकारने में, ठीक है, किसी को पुकारने में किया जाता है। इसमें लिख देंगे इस स्वर का प्रयोग किसी को पुकारने में किसके रूप में भाई, यहां लिख रहा हूं, गुरु, गुरु के रूप में, गुरु के रूप में किया जाता है। किया जाता है, ठीक है, बात समझ में आई। किसी को जब हम आवाज लगाते हैं, लंबी आवाज खींचकर लगाते हैं, तो उसके किस रूप में लगेगा भाई, गुरु के रूप में हमारा लग जाता है। ठीक है, कैसे होगा, जैसे करके देखते हैं। जैसे
एक तो हम पढ़ते हैं ओम, तो ये ओम शब्द होता है, ये जो ओम आपको दिख रहा है, ये इसमें किसका प्रयोग होता है? गुरु स्वर का, ठीक है, उसका प्लुत स्वर का, ठीक है भाई। या हम किसी को जब आवाज लगाते हैं, जैसे मैं लिखूं राधा, तो हम लिखेंगे रा, फिर लगेगा गुरु, फिर लगेगा धा, है ना, राधा। किसी को लंबी आवाज लगाएंगे तो ऐसे लगेगा, जैसे मोहन, जैसे मैं लिखूं मोहन, तो क्या आएगा? मोहन, है ना, तो क्या बन जाएगा? मोहन। तो ऐसे गुरु के रूप में जब लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जब किसी को आवाज लगाते हैं लंबी दूर से, ठीक है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। बताइए, ये वर्गीकरण आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है तीसरा वर्गीकरण। तीसरा वर्गीकरण लिखेंगे जीव के प्रयोग के आधार पर। किसके भाई? जीव के प्रयोग के आधार पर, ठीक है। किसके भाई? जीव के प्रयोग के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करेंगे। जीव के प्रयोग के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया जाता है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है भाई। जीव के प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार से? 3 प्रकार से किया जाता है। लिखेंगे जीव के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार से किया जाता है। जीव के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है भाई। क्या किया जाता है? 3 प्रकार से किया जाता है। कैसे करना है भाई 3 प्रकार से, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसी का वर्गीकरण करना है कितने प्रकार से भाई? 3 प्रकार से हमें इसका वर्गीकरण करना है जीव के प्रयोग के आधार पर, ठीक है। 3 भागों में हमने स्वर को बांट दिया है जीव के प्रयोग के आधार पर। कैसे? कौन कौन सा है, इसका भी लिखेंगे। पहला क्या है हमारा? क्या हो जाएगा? अग्र स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्र स्वर, ठीक है। दूसरा जो हमारा हो जाएगा, ठीक है, दूसरा क्या बन जाएगा? मध्य स्वर, मध्य स्वर। और जो तीसरा भाग हमारा होगा वो क्या होगा? पश्च स्वर, क्या हो जाएगा भाई? पश्च स्वर, ठीक है। एक अग्रस्वर, एक मध्य स्वर, एक पश्च स्वर। अग्रस्वर क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के आगे के भाग से किया जाता है, वही हमारे क्या होते हैं? अग्रस्वर होते हैं। लिख देंगे इसमें, क्या आ जाएगा भाई? जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के आगे के भाग से होता है उन्हें क्या कहते हैं भाई? अग्रस्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? एक बार यहां तक देखो, मैं देख रहा हूँ नीचे से कट तो नहीं रहा कुछ आपका, ठीक है भाई। चलो, कुछ नहीं कट रहा है। अब ध्यान देना, अब इनकी संख्या कितनी होते कौन कौन से हैं, आपको ये ना बिल्कुल जो हमारे 11 स्वर होते हैं उनका उच्चारण कर करके देखना है कि जीभ का आगे का हिस्सा किन किन स्वर में प्रयोग हो रहा है। जैसे मैं कह दूंगा आ या ए, जीभ का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ ई, छोटी ई जब आता है तो हमारा क्या होता है? हमारे आगे जीभ का हिस्सा नीचे वाले दांत के आगे सपोर्ट लेता है, तो क्या हो जाएगा हमारा भाई? ई हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, ठीक है। फिर ए आई, ठीक है, क्या हो जाएगा? ए आई। और ओ औ इनमें से कोई आता है? नहीं। एक आता है री का ऋषि। क्या आता है? री का ऋषि। हमारी आगे के हिस्सा ही जीव का कंपन करता है और ऊपर भी लगता है री, है ना, री। तो आगे के हिस्से से ही उच्चारण किया जाता है इसका, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अग्रस्वर हो जाएगा।
क्लियर है बात। बात करते हैं मध्य स्वर। जिन स्वर का उच्चारण जो है क्या होता है, जीभ के मध्य भाग से होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, अग्र स्वर। और याद रखना इसमें एक ही स्वर आता है हमारा, कौन सा, वो होता है ए। तो मध्य स्वर की संख्या कितनी होती है, एक होती है। बस याद रखना, मैंने यहाँ बता दिया आपको कि जिन स्वर का उच्चारण क्या होगा, जीभ के मध्य भाग से होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, मध्य स्वर कहलाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। बात करेंगे पश्च स्वर की। इसमें क्या आएगा, जिन स्वर का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है, लिखेंगे जिन स्वर का उच्चारण जीभ के पीछे के भाग है ना, पीछे के भाग से होता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, पश्च स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण जीभ के पीछे के हिस्से से किया जाता है, वही हमारे क्या होते हैं, पश्च स्वर होते हैं। अब इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे मैं कहूँगा आ, तो पीछे से आ रही आवाज ऊ, बड़ा ऊ, है ना, ये ओ औ, ये हमारे सारे किस में चले जाएंगे, पश्च स्वर में चले जाएंगे। जैसे हम बात करेंगे कौन कौन सा आ जाएगा भाई, एक तो आ, ठीक है, एक ऊ, एक बड़ा ऊ, फिर आ जाएगा ओ, और हमारा ओ। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे कितने भाई, 5 हो जाएंगे। ये हमारे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, जिनका उच्चारण किससे हो रहा है, जीभ के पीछे के भाग से किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है बातें। आ ऊ, है ना, बड़ा ऊ, ओ औ, ये हमारे 5 हैं, जो हमारे क्या है, पश्च स्वर है। आपसे पूछता है कि पश्च स्वर की संख्या कितनी है, तो आपको काउंट करके रखना है, 5 होती है। मध्य स्वर एक ही होता है, ठीक है भाई। और हमारा अग्र स्वर क्या होता है, इनकी संख्या भी कितनी होती है, 5 होती है। तो 5 और 5 10 और 1 11, तो इन 11 का ही वर्गीकरण किया जाता है। क्लियर है बात। अगर यहाँ तक बात समझ में आई है तो मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए वो उतार लो। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, कौन सा, नंबर 4 आएगा, होठों की बनावट के आधार पर। होठों की स्थिति, या हम बोल सकते हैं बनावट, है ना, के आधार पर। ठीक है भाई, होठों की बनावट के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करना है, तो कितने टाइप से किया जाता है, याद रखेंगे। होठों के आधार पर भी कितने प्रकार से किया जाता है, 2 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, लिख देंगे। इस आधार पर 2 प्रकार से, या 2 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। क्या भाई, वर्गीकरण किया जाता है 2 प्रकार से। कैसे, 2 प्रकार से वर्गीकरण किया जाएगा, ठीक है भाई। 2 प्रकार से वर्गीकरण कैसे हो, एक तो होगा वर्तमुखी और एक होगा आवर्तमुखी। एक हमारा क्या होता है, वर्तमुखी। इसका पहला पार्ट क्या हो जाएगा, वर्तमुखी, ठीक है। एक होता है आवर्तमुखी, एक हमारा क्या हो जाएगा, आवर्तमुखी। दूसरा हो जाएगा आवृत्तमुखी। ये होता क्या है, वर्तमुखी और आवर्तमुखी, उसके बारे में देखते हैं। वर्तमुखी होता है, इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट बना के, जिन स्वर के उच्चारण में होठ गोलाकार आकृति बनाते हैं, क्या होता है, जिन स्वर के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार आकृति
गोलाकार आकृति बनाते हैं, ठीक है भाई, उन्हें क्या कहते हैं? वर्तमुखी स्वर कहते हैं, वर्तमुखी स्वर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वर्तमुखी स्वर कहते हैं। ये होते कौन कौन से हैं वर्तमुखी? जिनमें होठ हमारे गोलाकार होंगे, वही 11 का उच्चारण करना है। जैसे मैंने लिखा ए में होठ वर्त बनता है? नहीं बनता, ठीक है। आ में भी नहीं बनता, ठीक है। ऐसे ई में नहीं बनता, ओ में नहीं बनता, ठीक है। तो किस किस में बनेगा भाई? हमारा होठ गोलाकार बनेगा किस में? एक तो बनेगा ऊ, बड़ा, और उसके बाद आएगा ए आई में भी नहीं होता, फिर क्या होगा? ओ औ, क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा और औ हो जाएगा, ठीक है। ओ औ, इनमें क्या होता है हमारे? ये होते हैं हमारे वर्तमुखी, जिनमें क्या है? होठ गोलाकार आकृति बनाते हैं। कौन कौन से? ओ औ, इनकी संख्या 4 होती है। बात करेंगे इसकी आवर्तमुखी की। आवर्तमुखी में क्या है? इसमें लिखेंगे जिन स्वर का उच्चारण करते समय होठ गोलाकार आकृति नहीं बनाते हैं, उन्हें क्या भाई? आवर्तमुखी क्या कहते हैं भाई? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आवर्तमुखी स्वर कहते हैं। ये कितने होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? बाकी जो बचे हैं आपके, वो सारे इसमें आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? आ, ठीक है भाई, ई, बड़ा ई, और आपका री का ऋषि, ठीक है भाई, ए आई, ठीक है। बाकी के जो हमारे हैं कितने हैं भाई? 6 हो गए, ठीक है। और कौन सा छूट गया भाई? एक और रह गया ए, ठीक है। ए आ ई ओ री ए आई, ठीक है। ये 7 होते हैं और ये हमारे 4 होते हैं। आवर्तमुखी की संख्या कितनी होगी भाई? 7 होगी, और वर्तमुखी की संख्या कितनी होगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ हमारे स्वरों का वर्गीकरण क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्वर का उच्चारण का वर्ग और उसका उच्चारण स्थान कहाँ से किया जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि स्वर का जो वर्ग और उच्चारण स्थान होता है वो किस स्वर का कौन सा होता है, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। उतार लीजिए इसे एक बार। चलिए बच्चों देखो, यह एक टेबल मैंने बनाई है, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा ये स्थान जो हमारा क्या है? वर्ण का है। यहाँ आपको उसका वर्ग देखना है और यहाँ हमें देखना है उसका उच्चारण स्थान, ठीक है। अब वर्ण हमारे क्या है? पहला वर्ण जो है हमारे पास आ और ए है ना, ए और आ, ये हमारे पास 2 है। इनका जो वर्ग बनेगा वो कंठ्य बनेगा। कंठ्य क्यों बना? क्योंकि ए और आ का उच्चारण कहां से होता है? डायरेक्ट हमारे यहां से होता है, कंठ से। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ से। जिसका उच्चारण स्थान कंठ है उसका वर्ग हो जाएगा कंठ्य। इसके आगे यह लगाना है, ठीक है। कंठ्य बन जाएगा, कंठ से कंठ्य बन जाएगा। उसके बाद ई और ई है, ई और ई, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है, तो इसका वर्ग क्या बन जाएगा? तालव्य। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उ और ऊ, उ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? हमारे होठ यूज होते हैं, ऊ है ना, होठों से आता है, तो हमारा होगा होठों से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? ओष्ठ्य। होठों से कहेंगे ओष्ठ कहेंगे, एक ही बात है, होठ को ही ओष्ठ बोल रखा है, ठीक है। री का ऋषि मूर्धा, उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। वर्ग बन जाएगा मूर्धन्य, वर्ग बन जाएगा मूर्धन्य। ऐसे ए और आई का है, ए और आई हमारी क्या है? कंठ से होता है, ए आई, ठीक है। सीधा कंठ और तालु, ए आई, 2 चीज का प्रयोग हो रहा है, ए आई, कंठ और तालु का, तो इसलिए बन जाता है कंठ तालव्य,
ठीक है। उसके बाद हमारा ओ औ का है कंठ, ओ औ आवाज सीधी आ रही है और हमारे होठ गोल हो रहे हैं, ठीक है। तो होठ का भी यूज हो रहा है, तो कंठ एवं होठ से तो इसका वर्ग बन जाएगा कंठ ओष्ठ या कंठ ओष्ठीय, है ना, कंठ ओष्ठीय कर देंगे, यह हो लगा दो, कंठ ओष्ठीय बन जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक का। अब यहाँ आपके स्वर खत्म हो जाते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन को कवर करेंगे, ठीक है। हमारी कल वाली वीडियो और आज वाली वीडियो में हमारा वर्णमाला का कुछ टॉपिक और आपके स्वर, ठीक है, वर्ण का एक हिस्सा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, स्वर वाला। अगली वीडियो में है जो नेक्स्ट हम देखेंगे आपका व्यंजन, कि व्यंजन कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वे सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। उनका उच्चारण स्थान वगैरह वगैरह वो सारे हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। ये वीडियो अगर आपको सही लगी है तो अपने दोस्तों में क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है दोस्तों। और कल की वीडियो जो हमने बनाई थी इस पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, कमेंट्स देखकर हमें भी थोड़ा सा उत्साह हुआ है कि हम और अच्छे से वीडियो को बनाएं, ठीक है। तो आपको कमेंट्स क्या करना है, अच्छी कमेंट्स करनी है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है वीडियो को, जितनी ज़्यादा लाइक मिलेगी इतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।